जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम सेमेस्टर फर्स्ट पर चलते हैं, जहां हमारी चर्चा नैरिज पर हो रही थी और आज हम नैरिज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुतायत से पूछा जाता है। और ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां टॉपिक लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन नैरिज। नैरिज में जनन की बात करें। और देखो, नैरिज में जब जनन की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए नैरिज कौन सा जंतु है। और जंतुओं की जब बात हो तो नैरिज एक लिंगी जंतु होता है। कैसा जंतु होता है? एक लिंगी जंतु होता है। मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक लिंगी का मतलब बेटा सीधा सा है, मादा दोनों अलग अलग होती है। दोनों अलग अलग होती है, यानी कि सेपरेट होती है। नर व मादा दोनों अलग अलग होती है, दोनों सेपरेट होती है। दूसरी अगर हम बात करें यहां पे कि नर व मादा, नर व मादा दोनों के जननांग कहां पाए जाएंगे बेटा? खंडों में। कहां पाए जाते हैं? खंडों में उपस्थित होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें बेटा यहां पे नैरिज की दो प्रावस्थाएं मैंने बताई थी आपको। एक नैरिज यानी कि वयस्क, और एक मैंने बताई थी आपको हेटेरो प्रावस्था। इस हेटेरो नैरिज को मैंने प्रजनन प्रावस्था की थी। नैरिज की चर्चा हम कर चुके हैं, तो अब हमारी केवल चर्चा किसके ऊपर होगी बेटा? हेटेरो नैरिज पे। क्यों? क्योंकि हेटेरो नैरिज ही अपने पास में प्रजनन प्रावस्था दर्शाता है। इसके अलावा हम बात करें, अगर बात नर की होगी तो हमें पता है कि यहां वृषण का जिक्र होगा। अगर बात मादा की होगी तो हम जिक्र किसका करेंगे बेटा? अंडाशय, ओवरी का करेंगे। अब जब बात देखो बेटा वर्षणों की हो रही हो, जब बात वर्षणों की हो रही हो अपने पास में, तो याद रखना इन्हीं वृषणों के अंतर्गत शुक्र जनन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? शुक्र जनन की क्रिया होती है, जिससे क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सीलोमिक उपकला जो होती है वो शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। और वही शुक्राणु मात्र कोशिकाएं जो है वो आगे चल करके किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा। सेम उसी प्रकार से हम बात करें अंड जनन के लिए भी, कि अंड जनन के अंतर्गत या अंडाशय में कौन सी प्रक्रिया हो? अंड जनन, जिससे क्या बनेंगे? अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अंडाणु बनेगा। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि सीलोमिक उपकला जो है वो किसका निर्माण करेगी? उगोनिया का निर्माण करेगी। और इस उगोनिया में कौन सी प्रक्रिया हो? अंड जनन, जिससे क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अंडाणु आकार में कैसा होगा? गोलाकार। अंडाणु आकार में कैसा होगा बेटा? गोलाकार होगा। वहीं अगर शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु कैसा होगा? छड़ युक्त होगा, यानी छड़ के समान होगा। या हम लिख सकते हैं पुच्छ युक्त होता है, कि या उसमें क्या पाई जाती है? पुच्छ पाई जाती है। ये तो बात किसकी हो गई अपने पास में? नैरिज में जनन की। लेकिन हमें एक बात यह भी पता है कि ये हेटेरोनैरिज का क्या रोल होगा यहां पे प्रजनन प्रावस्था में। हेटेरोनैरिज कैसा दिखाई देगा? तो मैंने यहां पे बेटा डायग्राम बना रखा है, और डायग्राम में आपको केवल हेटेरोनैरिज, तो ये नैरिज भी दिख रहा है और हेटेरोनैरिज भी। फर्क क्या है? तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसी की वजह से इसको क्या कह रहे हैं? हेटेरोनैरिज।
क्योंकि ये जो इतना इतना सा हिस्सा है अपने पास में, हाफ जो क्षेत्र है, ये इसका बदल जाता है, ये इसका बदल जाता है। जबकि इसका जो अपर क्षेत्र होता है, इसका जो अपर क्षेत्र होता है वो सेम पहले के जैसे होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन यहां भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि परिमुख शीर्ष की बात करें, पुरोमुख पल्प की बात करें, नेत्रों की बात करें, तो ये आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है नैरिज की तुलना में। नैरिज में क्या थे? छोटे, अब क्या हो गए? बड़े। नैरिज कहां रह रहा था? बिल में, ये कहां आएगा? समुद्र की सतह पर मुक्त रूप से गमन करेगा। जब भी जनन करेगा मुक्त रूप से गमन करेगा, और मुक्त रूप से जब गमन करता है ना, तो इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है एटोक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? एटोक क्षेत्र। और एक होगा बेटा एपिटोक क्षेत्र। एक होगा एटोक क्षेत्र, एक होगा एपिटोक क्षेत्र। दोनों में फर्क क्या है बेटा? तो सिंपल बात याद रखो, एटोक क्षेत्र जो होता है वो एसेक्सुअल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होगा? एसेक्सुअल पार्ट होगा, जिसका जनन से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन एपिटोक पार्ट जो होता है वो इसका सेक्सुअल पार्ट होता है, जिसका जनन से बराबर लेना देना होता है। ऊपर का पोर्शन आप देखो एज इट इज है, नीचे का पोर्शन देखो एज इट इज है, लेकिन हमारे पास जो एपिटोक क्षेत्र होता है, इसके जो पैरोपोडिया होते हैं ना, नैरिज की अपेक्षा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि तैरने के लिए इन्हें अब इन्हीं पर डिपेंड होना पड़ता है। ये इतने स्ट्रेचेबल हो जाते हैं कि ये आसानी से मूवेबल होते हैं और बढ़िया तरीके से इनको मूवमेंट करवाते हैं। बाकी सेम पोर्शन है, पेरोस्टोमियम था, पेरिस्टोमियम था, एनल कीरी है, प्रोस्टोमियल पैल्प है, टेंटाकल्स है और टेंटाकल्स है। सारी चीजें वो की वो है, लेकिन बस इनके आकार में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, जिससे कि ये आसानी से अन्य चीजों को ग्रहण कर सके, क्योंकि पल्प हो गया, इसके अलावा टेंटाकल्स हो गए, इसके अलावा अपने पास में सिरस हो गया, इसके अलावा नेत्र हो गए, सेंस ऑर्गन का काम करेंगे। और जनन एक बहुत सेंसिबल अवस्था है, जहां पर सारी चीजें क्या रहेंगी? एक्टिव रहेंगी, इसलिए इसको बढ़ा दिया जाता है। और ये आसानी से उन चीजों को क्या करते हैं? ग्रहण करने का काम करते हैं, सेंसेशन करने का काम करते हैं। और इसी भाग के द्वारा अपने पास में, इन्हीं भागों के अंदर किसका निर्माण होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। इन्हीं में किसका होगा? अपने पास में ओव्यूम का होगा। क्लियर बात है? अब देखो मैं आगे चलूं तो बेटा अपने पास में फिर क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को बेटा हम क्या कह सकते हैं? निषेचन कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं। और निषेचन के लिए, निषेचन के लिए हमने एक ही बात कही है, एक ही बात कही है, ज्यादा बात मैं कर रहा ही नहीं हूं। हमें क्या चाहिए? ओव्यूम। हमें क्या चाहिए? स्पर्म। और दोनों को हम मिला देंगे, और मिला दे के हमें क्या बनेगा? जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन का यही रूल है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो सिंपल बात कहेंगे, नर कहां आ जाएगा? समुद्री सतह पे। मादा कहां आ जाएगी? समुद्री सतह पे। दोनों स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और फिर एक दूसरे के कहा आ जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे। और जब नजदीक आएंगे ना, तो वहीं पर अंडाणु छोड़ दिए जाएंगे, वहीं पर शुक्राणु छोड़ दिए जाएंगे, दोनों का मिलन होगा और जाइगोट बनेगा। वही क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि निषेचन बाह्य पाया जाता है। निषेचन कौन सा होगा? बाह्य होगा, इसलिए शुक्राणु भी वही, अंडाणु भी वही, दोनों मिलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक है। अब जाइगोट के अंदर बेटा क्या होगा? माइटोसिस। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस। और इस प्रावस्था को बेटा मैं क्या कहूंगा? क्लीवेज। क्लीवेज कैसा हो रहा है? स्पाइरल। कैसा हो रहा है? स्पाइरल। अब जब क्लीवेज होगा, जब क्लीवेज होगा, तो क्लीवेज जो है वो किस में बदलेगा? मोरुला में, बॉल शेप्ड में। और ये जो मोरुला है एक गुहा बनाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला जो है वो आगे चलकर किस में तब्दील हो रही है बेटा? गैस्ट्रुला में। किस में तब्दील हो जाएगी? गैस्ट्रुला में। अब ये जो गैस्ट्रुला है, ये जो गैस्ट्रुला है, ये आगे चल करके इसमें जल्दी जल्दी क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और ये जैसे ही विकास प्रोसेस आगे बढ़ेगा,
तो ये एक लार्वा बनाएगा। क्या बनाएगा? लार्वा बनाएगा। और इस लार्वा को अपन ट्रोकोफोर लार्वा कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रोकोफोर लार्वा कहेंगे। और इस ट्रोकोफोर लार्वा में 24 घंटे के अंतर्गत डेवलपमेंट हो जाएगा। 24 आवर्स में डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ना, इसको 3 भागों में बांटेंगे। इसे ट्रोकोफोर लार्वा को हम कितने भागों में बांटेंगे बेटा? 3 भागों में बांटेंगे। और इसके 3 भाग कौन से होंगे? तो याद रखना, पहला क्षेत्र, उसी प्रकार दूसरा क्षेत्र, और उसी प्रकार तीसरा क्षेत्र। ये लो, अब हम सिंपल बातें जानते, घुमाना हमें नहीं आ रहा, हम सिंपल बातें जानेंगे। पहला जो क्षेत्र होगा बेटा वो बनाएगा सिर। पहला क्षेत्र क्या बनाएगा? सिर बनाएगा। दूसरा क्षेत्र क्या बनाएगा बेटा? मुख बनाएगा। और तीसरा क्षेत्र संपूर्ण शरीर का भाग बनाएगा। क्या बनाएगा? संपूर्ण शरीर का भाग बनाएगा। संपूर्ण शरीर का भाग बनाएगा। जल्दी जल्दी वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, उससे जल्द से जल्द किसका निर्माण हो सके? संपूर्ण शरीर का विकास हो सके। और वापस से वो किस में आ जाएगा? नहरिज प्रावस्था में। वापस से किस में आएगा? नहरिज प्रावस्था में। फिर नहरिज डेवलप होगा, वयस्क बन जाएगा पूर्ण रूप से, फिर वो किस में आएगा? हेटेरोनहरिज में। इसलिए नहरिज की कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है? 2 प्रावस्थाएं, एक वयस्क प्रावस्था, एक प्रजनन प्रावस्था। प्रजनन व्यवस्था जो कहां तैरती है? समुद्री सतह पे। लेकिन नहरिज कहां रहेगा? बिल में रहेगा। कहां रहेगा? बिल में रहेगा। इस प्रकार से हम कंप्लीट जनन की बात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास अगर आता है तो 15 नंबर में आएगा। किसमें आएगा? 15 नंबर में आएगा, जहां आपको जनन पूछेगा तो जनन बताने हैं, हेटेरोनहरिज के कैरेक्टर्स बताने हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन बताना है, उसके बाद डेवलपमेंट बताने हैं, उसके बाद ट्रोकोफोर लार्वा के कुछ लक्षण बताने हैं। यहां तक अपने पास में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। यहां तक क्या हो गया बेटा? फर्टिलाइजेशन। और यहां से जायगोट से लेकर के और कंप्लीट लार्वा तक का जो फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, विकास या परिवर्धन कह सकते हैं। यह बात होती है नहरिज के रिप्रोडक्शन पार्ट की। ठीक है बेटा, आगे हम बात करेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि यहां पर किस चीज की पढ़ाई हो रही है। और अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द